Hello students, I hope all of you are fine and in the best of your health and spirits. एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवा दी थी, और एक मैप हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, शायद आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा कि फ्रांस में 1789 में 1789 में एक क्रांति हुई थी, और इस क्रांति का प्रभाव न केवल फ्रांस पर बल्कि विश्व पर माना जाता है। मतलब विश्व की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फ्रांस की तो थी ही कि फ्रांस के अंदर ये क्रांति हुई थी, लेकिन विश्व पर भी इसके दूरगामी प्रभाव पड़े। यही वो क्रांति थी जिससे हमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का जो संदेश मिला था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जिसको हम कहते हैं, ये आधुनिक विचार हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही मिले थे। फ्रांस के कुछ इतिहासकारों ने इसे राज्य क्रांति कहकर पुकारा है, जबकि एक अन्य जो विचारक हैं जिनका नाम था रैमसे म्योर ने इसे विश्व क्रांति कहा है कि इट वाज अ वर्ल्ड रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति जब घटित हुई तभी से इसके बारे में लिखा जाना शुरू हो गया। There were a host of contemporary writers who described the causes of French Revolution. और 1789 में ये क्रांति हुई, और हम ये कह सकते हैं कि 1787 से लेकर 1799 तक ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे क्रांति जो है वो अस्तित्व में आई। हालांकि एक्चुअल जो रेवोल्यूशन है वो 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था, लेकिन जो घटनाएं चल रही थी वो 1787 से लेकर 1799 तक चली। मतलब आप ये ना सोचिए कि 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति हुई। लगभग 10 साल तक इसका आगे हम असर देख सकते हैं, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब प्रश्न ये है कि कोई भी क्रांति है, कोई भी घटना है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इतिहास में? सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके कारण, कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों घटित हुई। तो देखिए, ये इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। इतिहासकारों को इस क्रांति के कारणों को लेकर बहुत मतभेद है आपस में, जैसे कि अमूमन होता है इतिहासकारों में। ये कहते हैं कि आज भी अगर हम फ्रांस जाएंगे तो पब्लिक प्लेसेस पर, कॉफी हाउसेस में, रेस्टोरेंट्स में आज भी फ्रांसीसी क्रांति इज अ वाइडली डिस्कस टॉपिक। इस पर बहुत जो है विवाद होता है, इस पर बहुत बातें होती हैं आज भी। मतलब आप ये देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति को कितने साल हो गए, 1789 में हुई थी, 250 के करीब साल हो गए, लेकिन आज भी इट्स अ वाइडली डिस्कस टॉपिक। तो देखिए, इसके कारण क्या थे? इतिहासकारों में आपस में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि इसके राजनीतिक कारण थे, कुछ कहते हैं कि फ्रांस का ढांचा जो है वो सामंतवादी था, साधारण जनता का शोषण किया जा रहा था। कुछ कहते हैं कि सामाजिक जो विषमताएं थी, समाज जो है जिस तरह से विशेषाधिकार युक्त और विशेषाधिकार विहीन लोगों में बटा हुआ था, इसके कारण जो है ये क्रांति हुई। कुछ इतिहासकारों ने 1789 की क्रांति का मुख्य कारण फ्रांस की आर्थिक दुर्दशा को माना है। तो कहने का ये है कि अलग अलग व्याख्याएं हैं इतिहासकारों की। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिला के कि फ्रांस की क्रांति के बहुत से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण तो खैर हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, फ्रांस की जो क्रांति मानी जाती है, राजनीतिक कारण अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएं, बैकग्राउंड में, तो 1589 में, मतलब फ्रांसीसी क्रांति से 200 साल पहले की हम बात कर रहे हैं कि 1589 में
एक शासक था फ्रांस का जिसका नाम था हेनरी चतुर्थ। उसने फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना की थी। ही एस्टैब्लिश्ड बुर्बो डायनेस्टी इन फ्रांस। बुर्बो ऐसा ही नाम है जैसे हमारे भारत में जो अलग अलग राजवंशों के नाम थे, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, ऐसे ही फ्रांस में हेनरी चतुर्थ ने बुर्बो वंश की स्थापना 1589 ईस्वी में की थी। और इस वंश के शासकों ने 200 साल तक शासन किया, यानी फ्रांसीसी क्रांति तक उन्होंने शासन किया। अब इनमें 200 साल तक जिन सम्राटों ने शासन किया, इनमें से ज्यादातर निरंकुश थे, अपव्ययी थे, यानी बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची किया करते थे, विलासी थे और उनमें योग्यता का अभाव था। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द फ्रेंच रूलर्स फॉर द 200 years they were weak, they were spendthrift, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते थे, they were despotic, निरंकुश थे। और उनके समय में विशेषकर लुई 13 होता था इसका सम्राट, एक फ्रांस का, उसके काल में फ्रांस की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो अलग अलग शासकों के समय में हम जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लुई 14वें के बारे में। 1643 में लुई 13वें की मृत्यु के पश्चात लुई 14वां जो है, ये अल्पवयस्क सम्राट था, ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। शासन के प्रारंभिक जो वर्ष थे उसमें शासन की बागडोर कार्डिनल मजरीन ने जो है अपने हाथों में रखी, क्योंकि ये जो शासक था यानी लुई 14वां, ये अल्पवयस्क था, ये आयु में बहुत छोटा था। तो कार्डिनल मैगरिन ने जो पूरी सत्ता थी वो अपने हाथ में रखी और एक निरंकुश सत्ता की स्थापना हुई। जब लुई 14वां बालिग हुआ तो उसने शासन की बागडोर अपने हाथों में केंद्रित कर ली। अपने पूर्वजों की नीति पर चलते हुए उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया और निरंकुश शासन की उसने स्थापना की। यहाँ तक कि उसने वर्साई में शाही महल भी बनवाया, लगभग मतलब फ्रांस की जो राजधानी है ना पेरिस से अराउंड 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है वर्से या वर्साई, यहाँ पर उसने एक शानदार महल बनवाया। उसने कला, शिक्षा, साहित्य को भी संरक्षण दिया, लेकिन उसने निरंकुशता और फिजूल खर्ची के बीज बो दिए, अपनी इच्छा से शासन चलाता था। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहा करता था कि आई एम द स्टेट, जैसे कि मैं ही राज्य हूं। वो अपने आप को राज्य से भी ऊंचा मानता था। तो देखिए उसके काल में बार बार युद्ध हुए, किसानों की दशा भी खराब हुई, दीर्घकालिक युद्ध काफी हानिकारक हुए, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ। तो लुई 14वें के इन कार्यों से जो आम जनता थी वो बहुत परेशान हो गई। लुई 14वें की मृत्यु के बाद 1715 में लुई 15वां जो लुई 14वें का पड़पौत्र था उसका, वो सम्राट बना। उसकी आयु केवल 5 वर्ष की थी। तो ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस जो है उसका संरक्षक रहा लगभग 1723 ईस्वी तक। और उसकी सारी शक्तियों का जो प्रयोग था वो उसका एक प्रधानमंत्री और शिक्षक था जिसका नाम था कार्डिनल फ्यूरी, वो करता रहा। फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसने सत्ता संभाल ली और वो भी निरंकुश था। उसने भी इसी प्रकार की नीति अपनाई। आर्थिक स्थिति खराब हो गई और शासन की अयोग्यता जो है सामने आई। तो कुल मिलाकर उसके काल में जनता भी असंतुष्ट रही। लुई 16वां अपने दादा लुई 15वें की मृत्यु के पश्चात फिर फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। ये वो शासक था जिसके समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो आपका उत्तर होगा लुई 16वां। तो लुई 16वां जो था
उसमें दूरदर्शिता, दृढ़ निश्चयी, कुशाग्र बुद्धि का अभाव था। एक तो वो खाने का बहुत शौकीन था, वो उसको दो ही शौक थे, एक तो खाने का और एक ताले बनाने का, ताले चाबी बनाने का शौक था। एक अजीब सा शौक सुनने को मिल रहा है। और वो था अपनी सुंदर पत्नी के प्रभाव में, जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट। बाकी जो अभी कुछ ऐसा काम हो गया कि मैं अभी क्लास नहीं ले सकता, तो बाकी जो है फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।